नमस्कार, जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी लवर्स फैमिली में। और जैसे कि हम एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के एमसीक्यू कर रहे थे, एक पार्ट हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया था। उसमें 1986 और 68 जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके जो हमने एमसीक्यू डिस्कस किए थे। आई होप वो वीडियो आपको पसंद आया होगा, और जिन्होंने नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें ताकि आपके सारे क्वेश्चन कवर हो जाएं। तो आज के वीडियो में हम 1992 की जो संशोधित शिक्षा नीति है और 2020 की जो नई शिक्षा नीति है, इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न जो है परीक्षा में बन सकते हैं वो सारे के सारे हम डिस्कस करने वाले हैं। कुछ जो पूछे गए हैं वो भी, और जो बन सकते हैं वो भी सारे। तो यहाँ पर शुरू कर लेते हैं, क्योंकि थ्योरी सेक्शन में हमने ये कंप्लीट पढ़ चुके हैं, सारी की सारी शिक्षा नीतियां पढ़ चुके हैं। 1992 भी, 68 भी, 86 भी और 2020 भी। तो ये आप लोगों के लिए एक रिवीजन भी हो जाएगा, और कुल मिला के 50 एमसीक्यू आपको मिलेंगे। आप कितने मार्क्स ला पाते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में अटेम्प्ट करने के बाद जरूर बताएंगे। तो शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, संशोधित शिक्षा नीति 1992 किस प्रमुख नीति का संशोधन है? तो ये संशोधित शिक्षा नीति जो है, ये तो आसान सा हो गया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का ये संशोधन था। और सारी की सारी नीतियां जो हैं, सभी नीतियां हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं थ्योरी सेक्शन में। जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है चैनल, उनके पास अभी भी मौका है, क्योंकि टाइम है, आप लोग कोर्स कवर कर सकते हैं। तो आप लोग आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के नीचे आपको ज्वाइन बटन मिल जाएगा, और उसमें आपको केवल अपना ईमेल आईडी और अपना पासवर्ड डालना होता है। बाकी हमसे किसी भी तरह का कोई संबंध उससे नहीं होता है। बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि पेमेंट नहीं हो पा रही है, तो उसका हमसे कोई रिलेशन नहीं होता है। वो यूट्यूब की पॉलिसी है, और आपको अपना ईमेल आईडी अगर सही डालते हैं, पासवर्ड सही डालते हैं, तो आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, संशोधित शिक्षा नीति 1992 में किस आयु वर्ग के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया? तो कौन से आयु वर्ग के बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा पर जोर दिया गया? तो ये था 6 से 14 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संशोधित शिक्षा नीति 1992 में ने किस योजना के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रस्ताव किया? तो कौन सी योजना के माध्यम से इन्होंने माध्यमिक शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रस्ताव दिया था? तो सही उत्तर इनमें से है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। आप सारे ऑप्शन देख के अपने काउंट करते चलिए कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, संशोधित शिक्षा नीति 1992 के तहत किस विषय को प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल करने पर जोर दिया गया? कौन से विषय को पाठ्यक्रम में शामिल करने पर जोर दिया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं, कंप्यूटर शिक्षा, नैतिक शिक्षा, शारीरिक शिक्षा या पर्यावरण शिक्षा। तो इन्होंने जो जोर दिया था वो पर्यावरण शिक्षा पर दिया था। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, संशोधित शिक्षा नीति 1992 के अनुसार किस पहलू को सुदृढ़ करने के लिए शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान दिया गया? कौन से पहलू को सुदृढ़ करने के लिए शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान दिया गया है? तो ऑप्शन देख सकते हैं, शिक्षक की सामाजिक स्थिति, ये तो नहीं होगा, शिक्षक का वेतन, शिक्षक का पेशेवर विकास, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, संशोधित शिक्षा नीति 1992 में किस उद्देश्य के लिए गैर सरकारी संगठनों एनजीओज की भूमिका को महत्वपूर्ण माना गया है? तो एनजीओज की भूमिका जो है इसके लिए महत्वपूर्ण माना गया है। कौन से उद्देश्य के लिए? निजीकरण के लिए, या नवाचार के लिए, व्यावसायिक शिक्षा के लिए, या फिर महिला शिक्षा के लिए? तो सही उत्तर हो जाएगा इनोवेशन के लिए, शिक्षा में नवाचार के लिए, ऑप्शन नंबर बी। संशोधित शिक्षा नीति 1992 में किस क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने की सिफारिश की? अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने की सिफारिश की गई है तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संशोधित शिक्षा नीति 1992 के तहत छात्रों के समग्र विकास के लिए किस गतिविधि को अनिवार्य करने की सिफारिश की गई है? तो कौन सी गतिविधि? खेल और शारीरिक गतिविधियों को भी अनिवार्य किया गया है, सृजनात्मक कला और संगीत भी, और सामाजिक सेवा और सामुदायिक विकास भी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वह देखिए, संशोधित शिक्षा नीति 1992 के अनुसार साक्षरता अभियान को किस नाम से चलाया गया? जो साक्षरता अभियान है उसे किस नाम से चलाया गया? तो ऑप्शन देख सकते हैं आप,
और इनमें से जो सही उत्तर है वह आपका राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। संशोधित शिक्षा नीति 1992 के तहत किस समूह की शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया? कौन से समूह की शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया है 1992 के अकॉर्डिंग? तो अल्पसंख्यक समूह, महिलाएं और बालिकाएं, अनुसूचित जाति और जनजाति, इन सभी की शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, संशोधित शिक्षा नीति 1992 के अनुसार किस विशेष आयोग की सिफारिशों को शामिल किया गया था? कौन सा विशेष आयोग था जिसकी सिफारिशों को इसमें शामिल किया गया था? ऑप्शन देख सकते हैं, कोठारी आयोग, मुदारियार आयोग, राममूर्ति समिति या राधा कृष्णन आयोग। तो ये सारे आयोग हम पढ़ चुके हैं, ये तो बहुत पुराने हो गए 1992 में। सही उत्तर हो जाएगा राममूर्ति समिति ऑप्शन नंबर सी। संशोधित शिक्षा नीति 1992 ने उच्च शिक्षा में गुणवत्ता सुधार के लिए किस तंत्र की स्थापना की सिफारिश की? कौन से तंत्र की स्थापना की सिफारिश की गई थी? तो ये की गई थी, ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पर। सही उत्तर है आपका राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद, नैक जो है इसकी सिफारिश की गई थी, जो उच्च शिक्षा के गुणवत्ता की सुधार की जांच भी करता है। अगला क्वेश्चन है, संशोधित शिक्षा नीति 1992 ने प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने के लिए किस विशेष कार्यक्रम की शुरुआत की थी? तो कौन सा विशेष कार्यक्रम जो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था 1992 के तहत जो शुरू हुआ? तो यहाँ पर देख सकते हैं, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड तो 86 के शुरू हो गया था, सर्व शिक्षा अभियान भी, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम या राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। तो इनमें से जो सही उत्तर है वो है आपका जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन है, संशोधित शिक्षा नीति 1992 के तहत शिक्षा के किस स्तर पर नए शैक्षणिक ढांचे को लागू करने की सिफारिश की गई थी? तो नए शैक्षणिक ढांचे को लागू करने की सिफारिश किस स्तर पर की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये माध्यमिक शिक्षा में की गई थी, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, संशोधित शिक्षा नीति 1992 ने महिला साक्षरता बढ़ाने के लिए किस योजना की शुरुआत की? तो महिला साक्षरता बढ़ाने के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की थी? सही उत्तर आपका हो जाएगा महिला समाख्या कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, संशोधित शिक्षा नीति 1992 के अनुसार विकलांग बच्चों की शिक्षा के लिए किस कार्यक्रम को मजबूत करने पर जोर दिया गया? तो ऑप्शन देख सकते हैं, समावेशी शिक्षा कार्यक्रम, विकलांग बच्चों के लिए सर्व शिक्षा, विकलांग व्यक्तियों के लिए शिक्षा योजना या दिव्यांग शिक्षा मिशन। ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं, सही आंसर इसका जो है विकलांग व्यक्तियों के लिए शिक्षा योजना है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, संशोधित शिक्षा नीति 1992 ने क्षेत्रीय भाषाओं में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस पहल की सिफारिश की थी? तो कौन सी पहल थी? राज्य भाषा परिषद, क्षेत्रीय भाषा शिक्षा योजना, क्षेत्रीय भाषा साक्षरता कार्यक्रम या भारतीय भाषा संस्थान। सही उत्तर इसका है भारतीय भाषा संस्थान, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, संशोधित शिक्षा नीति 1992 में किस प्रकार की शिक्षा को वास्तविक और रोजगार उन्मुख बनाने पर जोर दिया गया? किस प्रकार की शिक्षा को वास्तविक और रोजगार उन्मुख बनाने पर जोर दिया गया? सही उत्तर हो जाएगा इसका व्यावसायिक शिक्षा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, संशोधित शिक्षा नीति 1992 के तहत अनुसूचित जाति और जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई? किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी? तो यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं, सामाजिक समावेश शिक्षा कार्यक्रम, अनुसूचित जाति जनजाति शिक्षा प्रोत्साहन योजना, विशेष शिक्षा प्रोत्साहन योजना या बुनियादी शिक्षा योजना। सही उत्तर हो जाएगा इसमें अनुसूचित जाति जनजाति शिक्षा प्रोत्साहन योजना, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, संशोधित शिक्षा नीति 1992 ने कंप्यूटर शिक्षा को किस स्तर पर अनिवार्य बनाने की सिफारिश की थी? तो 1992 के अकॉर्डिंग जो कंप्यूटर शिक्षा है इसको अनिवार्य बनाने की सिफारिश की गई थी, प्राथमिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक या फिर विश्वविद्यालय स्तर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है उच्च माध्यमिक स्तर पर, ऑप्शन नंबर सी इसका माध्यमिक स्तर पर किया गया था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी माध्यमिक स्तर। अगला क्वेश्चन है, एनईपी 2020, अब एनईपी 2020 के क्वेश्चन मिलेंगे आपको सारे के सारे। तो का लक्ष्य किस वर्ष तक उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है इसको 50% तक पहुंचाने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है?
तो ये क्वेश्चन पूछा भी गया है एग्जाम्स में और सही उत्तर इसका है 2035 तक का लक्ष्य रखा गया है कि जो GER है इसको 50% तक बढ़ाना है। अगला क्वेश्चन है NEP 2020 के अनुसार विद्यालय शिक्षा की नई संरचना क्या है? तो ये क्वेश्चन हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। 5+3+3+4 हो गया। अगला देखिए NEP 2020 के तहत कोडिंग किस कक्षा में पढ़ाई जाएगी? तो कोडिंग के लिए किस कक्षा की बात की गई है NEP 2020 में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। ये कोडिंग के बारे में बात की गई है। सही उत्तर इसका हो जाएगा आपका कक्षा 6 में किया गया है बात की कोडिंग पढ़ाई जाएगी। वह देखिए NEP 2020 के अनुसार कम से कम कक्षा 5 तक शिक्षा का माध्यम क्या होगा? कम से कम कक्षा 5 तक जो है शिक्षा का माध्यम क्या होगा? तो ऑप्शन देख सकते हैं। तो ये कहा गया है कि जो मातृभाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा जो होगी वो एक तरह से शिक्षा का माध्यम होगा। अगला क्वेश्चन है NEP 2020 के तहत कौन सा नया मूल्यांकन निकाय स्थापित किया जाएगा? कौन सा नया मूल्यांकन निकाय स्थापित किया जाएगा? तो ऑप्शन देख सकते हैं और सही उत्तर है, ये हमने पढ़ा भी है क्वेश्चन, परख स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए NEP 2020 का कौन सा क्षेत्र फोकस नहीं है? किस क्षेत्र पर फोकस नहीं है NEP 2020 का? तो ऑप्शन आप लोग फिर से देख सकते हैं। सही उत्तर है इसका कौन सा फोकस नहीं है? लैंगिक समावेश भी है, व्यावसायिक प्रशिक्षण भी है, डिजिटल शिक्षा भी है, केवल विज्ञान शिक्षा नहीं है। तो केवल विज्ञान शिक्षा नहीं है बल्कि विज्ञान शिक्षा के साथ साथ ये सभी हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका गलत है हो जाएगा। अगला देखिए NEP 2020 के अनुसार बहुविषयी स्नातक डिग्री कितने वर्षों की होगी? जो बहुविषयी स्नातक डिग्री होगी वो कितने ईयर्स की होगी? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ये होगा 4 ईयर्स की। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है NEP 2020 का लक्ष्य युवा और वयस्क साक्षरता का क्या प्रतिशत है? यानी जो लक्ष्य है युवा और वयस्क साक्षरता कितना प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है NEP 2020 के अनुसार? तो इसका तो आसान सा उत्तर है 100% लक्ष्य रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। NEP 2020 के तहत निम्नलिखित में से कौन सी पहल नहीं है? कौन सी पहल जो है NEP 2020 के तहत नहीं है? ऑप्शन देख सकते हैं। MPhil कार्यक्रमों की शुरुआत, बहुविषयी शिक्षा और अनुसंधान, विश्वविद्यालयों की स्थापना, राष्ट्रीय मेंटरिंग मिशन या राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच। कौन सी पहल जो है NEP 2020 की नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा MPhil कार्यक्रमों की शुरुआत जो है इसकी पहल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए NEP 2020 के अनुसार 2030 तक शिक्षण के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता क्या होनी चाहिए? यानी टीचिंग के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता क्या बताई गई है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका। इसमें ये कहा गया है कि 2030 तक जो है शिक्षा में डिप्लोमा नहीं 4 वर्षीय एकीकृत बीएड होना चाहिए। इसके बाद जो इंटीग्रेटेड बीएड है वो कंपलसरी हो जाएगा और 2030 तक के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता इंटीग्रेटेड कोर्स रखा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है NEP 2020 के तहत उच्च शिक्षा के लिए स्थापित की जाने वाली नई नियामक संस्था कौन सी होगी? तो उच्च शिक्षा के लिए जिसने UGC को रिप्लेस किया, ये हमने डिस्कस किया था, पढ़ा था हमने ये आयोग HECI। इसकी फुल फॉर्म बताइए क्योंकि हम लोग ये पढ़ चुके हैं और डिटेल में हमने पढ़ा था थ्योरी क्लासेस में। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया। और थ्योरी क्लास आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और खासकर ऐसे लोग जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं ऐसे लोग जरूर जुड़ें, आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए NEP 2020 के तहत बोर्ड परीक्षाओं का पुनर्गठन किस प्रकार किया जाएगा? तो बोर्ड परीक्षाओं के पुनर्गठन के लिए ये कहा गया है NEP 2020 में कि जो बोर्ड परीक्षाएं होंगी उनमें एक साल में 2 बार जो है वो एग्जाम्स करवाए जाएंगे। तो सही उत्तर हो जाएगा वर्ष में 2 बार परीक्षाएं। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए NEP 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में समग्र विकास के लिए किस योजना की शुरुआत की जाएगी? उच्च शिक्षा में समग्र विकास के लिए जो योजना बताई गई थी वो थी राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। NEP 2020 के अनुसार स्कूलों में कितने वर्षों की आयु तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा प्रदान की जाएगी? तो मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा प्रदान की जाएगी
कितने वर्ष की उम्र तक? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कक्षा 5 तक जो है कितने वर्षों की आयु तक, कक्षा 5 तक का जो बच्चा होगा उसको क्षेत्रीय भाषा या मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी। एनईपी 2020 के अंतर्गत डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए कौन सा नया मंच स्थापित किया जाएगा? तो डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए कौन सा नया मंच जो डिजिटल चीजों से रिलेटेड होगा, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन देख सकते हैं, डिजिटल इंडिया योजना नहीं है, राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच ये है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है इसका। नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम ये इसका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए। इसका फुल फॉर्म भी ध्यान रखिए। एनईपी 2020 के अनुसार ग्रेडेड स्वायत्तता का क्या अर्थ है? ग्रेडेड स्वायत्तता ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगेन। तो ऑप्शन देख सकते हैं, सभी शिक्षण संस्थाओं को समान अधिकार, शिक्षण संस्थाओं को क्रमबद्ध स्वायत्तता, केवल निजी संस्थानों को स्वायत्तता, या केवल केंद्रीय विश्वविद्यालयों को स्वायत्तता। सही आंसर इसका है शिक्षण संस्थानों को क्रमबद्ध स्वायत्तता, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, एनईपी 2020 में फ्लेक्सिबल पाठ्यक्रम का क्या महत्व है? देखिए, फ्लेक्सिबल पाठ्यक्रम का महत्व है इसमें छात्र अपनी पढ़ाई की अवधि स्वयं चुन सकते हैं, छात्र विभिन्न विषयों को संयोजित कर सकते हैं, और छात्र ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में पढ़ाई कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। ये सभी जो हैं आपके फ्लेक्सिबल पाठ्यक्रम से रिलेटेड हैं। एनईपी 2020 के तहत किस स्तर पर विद्यालयी शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल किया जाएगा? तो विद्यालयी शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल करने की बात की गई है। उच्च प्राथमिक स्तर यानी कक्षा 6 में एक तरह से व्यावसायिक शिक्षा को भी शामिल कर लिया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एनईपी 2020 के अनुसार शिक्षक शिक्षा के लिए प्रस्तावित न्यूनतम योग्यता क्या होगी? तो न्यूनतम योग्यता शिक्षक शिक्षा के लिए, जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं, 4 वर्षीय एकीकृत बीएड न्यूनतम योग्यता होगी आने वाले समय में। अगला क्वेश्चन है, एनईपी 2020 के अनुसार छात्रों के संपूर्ण विकास के लिए कौन से रिपोर्ट कार्ड का प्रयोग किया जाएगा? तो ये रिपोर्ट कार्ड जो है ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है कि कौन सा रिपोर्ट कार्ड? तो ये रिपोर्ट कार्ड है होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड, जो बच्चे के सभी पक्षों की को चेक करेगा, सभी पक्षों के मूल्यांकन के आधार पर होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एनईपी 2020 के तहत राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा को कितनी बार संशोधित किया जाएगा? तो एनईपी 2020 के तहत जो एनसीएफ है, नेशनल करिकुलम ऑफ फ्रेमवर्क, हमने डिस्कस किया है हाल ही में, उनसे रिलेटेड भी एमसीक्यू आपको मिलेंगे। तो एनसीएफ को कितनी बार संशोधित किया जाएगा? तो इसमें ये कहा गया है कि एनसीएफ को हर 10 साल में संशोधित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। एनईपी 2020 के अनुसार कितने प्रतिशत छात्रों को 2030 तक व्यावसायिक शिक्षा में नामांकित करने का लक्ष्य है? व्यावसायिक शिक्षा में नामांकित करने का लक्ष्य रखा गया है आपका 50%, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। 50% छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा में 2030 तक नामांकित करने का लक्ष्य रखा गया है। एनईपी 2020 के अनुसार बाल वाटिका, जो कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन होता है, के लिए कौन सी नीति लागू की जाएगी? तो ये तो उसी में शामिल है आपका 5+3+3+4 में, तो यही नीति है, ऑप्शन नंबर डी। स्ट्रक्चर पूछा गया है। एनईपी 2020 के तहत कौन सी नई डिग्री प्राप्त की जाएगी? कौन सी नई डिग्री समाप्त की जाएगी? कौन सी नई डिग्री जो है कौन सी डिग्री इनमें से है जिसको समाप्त किया जाएगा एनईपी 2020 के अनुसार? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा एमफिल जो है ये डिग्री समाप्त की जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, एनईपी 2020 में कौन सा प्रमुख केंद्र स्थापित किया जाएगा जो ऑनलाइन लर्निंग के लिए तकनीकी ढांचा प्रदान करेगा? तो इनमें से स्वयं दीक्षा तो हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इनमें से जो तकनीकी ढांचा प्रदान करने वाला एक तरह से केंद्र है वो आपका हो जाएगा एनईटीएफ। एनईटीएफ जो है नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम, ये स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एनईपी 2020 के अनुसार छात्रों के लिए कक्षा 6 से किस प्रकार की परियोजनाओं को अनिवार्य किया जाएगा? किस तरह की परियोजनाओं को अनिवार्य किया जाएगा कक्षा 6 से? सही उत्तर हो जाएगा, जैसे कि कहा कि व्यावसायिक परियोजनाएं, व्यावसायिक शिक्षा जो है उच्च प्राथमिक स्तर पर कक्षा 6 से शामिल कर ली जाएंगी। अगला क्वेश्चन है,
एनईपी 2020 के तहत शिक्षक प्रशिक्षण में किस प्रकार की अवधि को अनिवार्य किया जाएगा? तो शिक्षक प्रशिक्षण में जो अनिवार्य किया जाएगा हम डिस्कस कर चुके हैं, 4 साल का एकीकृत बीएड कोर्स। एनईपी 2020 में कितने वर्षों की अवधि के भीतर उच्च शिक्षा संस्थानों को मल्टी डिसिप्लिनरी बनने का निर्देश दिया गया है। मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब जो जिनके पास बहुत सारे सब्जेक्ट में एजुकेशन प्रोवाइड करने के ऑप्शन हों, कि जैसे कि नई शिक्षा नीति में कहा गया है कि अलग अलग सब्जेक्ट रखेंगे स्टूडेंट, तो उसके लिए मल्टी डिसिप्लिनरी बनने के लिए रखा गया है कि अगले 10 वर्षों के अंतर्गत सभी जो उच्च शिक्षण संस्थान है उन्हें मल्टी डिसिप्लिनरी बनना होगा। अगला क्वेश्चन है, एनईपी 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा के सभी छात्रों को किस प्रकार के कोर्स पूरे करने होंगे? तो उच्च शिक्षा के सभी छात्रों को किस तरह के कोर्स पूरे करने होंगे? तो इसमें ये कहा गया है कि कम से कम एक व्यावसायिक शिक्षा कोर्स पूरा करना होगा, ऑप्शन नंबर सी। एनईपी 2020 के तहत शिक्षक छात्र अनुपात का लक्ष्य क्या है? तो एनईपी 2020 के तहत जो है 1:25 1:25 जो है ये शिक्षक छात्र अनुपात का लक्ष्य रखा गया है। इससे पहले ये 1:30 था, 1:30 था, ये हमने डिस्कस किया था। ये किसकी रिकमेंडेशन है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं कि 1:30 किसका था। तो ये हमने कुल मिलाकर टॉप 50 एमसीक्यू डिस्कस किए हैं। इनसे आपके परीक्षा में जरूर क्वेश्चन बनेगा, ये आपके लिए परीक्षा के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अपने मार्क्स स्कोर कीजिए, कितने मार्क्स आप ले आए हैं आउट ऑफ 50, आपने कितने मार्क्स लाए हैं ये भी कमेंट बॉक्स में बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर करें अगर पसंद आता है। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।